अब जहां पर बड़ी घास थी उससे आगे बढ़ने पर लैंटाना लगी थी और वेट ए बिट थॉर्न। तो जहां पर लैंटाना थी या ये कांटेदार झाड़ियां थीं, वहां पर भी हमें ये ढूंढने में दिक्कत नहीं हो रही थी कि हमारा शिकार किस तरफ गया है। हालांकि दिक्कत इस बात से हो रही थी कि वो जो कांटे थे वो हमारे शरीर को छील रहे थे और कपड़ों को फाड़ रहे थे। लेकिन ट्रैक निकलने का रास्ता करीब करीब क्लियर था। हमने काफी अच्छी दूरी तय कर ली थी कम समय में और हम पहुंच गए थे एक पहाड़ी के पास। इस पहाड़ की जो ढाल थी उसमें बांस के बहुत ज्यादा झुरमुट लगे हुए थे और हाथी इनके बीच से ही गया था। और जाते जाते हाथी ने बांस के जो नए अंकुरण थे उन्हें खाया था और जितना खाया था उससे कहीं ज्यादा फैलाया था। और यहाँ पे हाथी ने बहुत ज्यादा गोबर भी किया था और उसे देख के मालूम चल रहा था कि हाथी ने खाना बहुत अच्छे से खाया है। और जो गोबर था वो फ्रेश था, उसे सूखने का टाइम नहीं मिला था, यानी कि हाथी को गए हुए भी टाइम नहीं हुआ था। लेकिन यहां से आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि जमीन पर बहुत ज्यादा बांस के पत्ते बिखरे हुए थे। हर जगह कदम देख के रखना पड़ रहा था। एक गलत कदम और सूखी पत्ती की आवाज और सारा काम खराब। क्योंकि हाथी के सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। मैंने अपनी कोहनी से रंगा को टच किया, इशारा किया, चुपचाप खड़े रहो, सावधान होके देखते रहो। और उसके बाद 10-15 मिनट तक हम लोग जंगल से आने वाली आवाजों को सुनते रहे क्योंकि हाथी जहां खाना खाते हैं टहनी टूटने की आवाज होती है। हाथी जब पेट में खाना पचाते हैं तो उनकी जो गुड़गुड़ाहट होती है वो भी दूर से सुनी जा सकती है। लेकिन जंगल से अगर कोई आवाज आ रही थी तो वो आ रही थी जंगली मुर्गों की, या फिर पहाड़ के दूसरी तरफ से लंगूरों की आवाज आ रही थी। साफ जाहिर हो रहा था कि अगर तो हमारा हाथी जिसकी कि हमको तलाश है आसपास है तो आराम कर रहा है, और या फिर वो पहाड़ के दूसरी तरफ चला गया है। पहाड़ के दूसरी तरफ चला गया है इस बात की संभावना ज्यादा थी और हम सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते रहे पहाड़ की चोटी की तरफ। पूरी सावधानी बरती जा रही थी कि कहीं कोई पत्थर ना लुढ़क जाए, कोई टहनी ना चटक जाए या कोई पत्ता बोल ना उठे। आगे जो जंगल था बहुत ज्यादा घना था। इमली थी, जंगली प्लम थे, वुड एप्पल थे। 15-20 गज की दूरी से ज्यादा देखना संभव नहीं था। अब 200 गज और चले। अब हम दूसरी तरफ चल पड़े और उतरते उतरते पहुंच गए गोला मोती रिवर के चट्टानी किनारों पर। हाथी ने यहाँ पे नदी को क्रॉस किया था, रेतीला किनारा उसने चुना था और वहां पर थे पैरों के निशान। अब जो दूसरा किनारा था जिस तरफ हाथी गया था काफी खड़ी चढ़ाई थी और यहाँ बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत थी क्योंकि जब आप यहाँ पर चढ़ोगे इसका मतलब हाथी आपसे ऊपर है और यह बहुत ही खतरनाक तरीका है एक दुष्ट हाथी यानी कि रोग एलिफेंट से मुलाकात का। यानी हाथी ऊपर से बोलेगा, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। लेकिन हम आगे बढ़े बहुत धीरे धीरे, बहुत ही सावधानी से, उतनी सावधानी जितना कि एक इंसान बरत सकता है। अब हमारे शिकार ने खाना खाना बंद कर दिया था, आगे बढ़ना शुरू कर दिया था और यह मालूम चल रहा था कि वो दूसरी पहाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। हम लोगों ने तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया कि कहीं इस पहाड़ी से उतर के वो दूसरी पहाड़ी पर ना चला जाए। अभी हम थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि हमें हाथी के पेट की गुड़गुड़ाहट सुनाई दी, जो खाना हजम होने के दौरान हाथी के पेट से निकलती है। अब रंगा और फॉरेस्ट गार्ड को मैंने इमली के पेड़ पे चढ़ जाने के लिए कहा और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अब हाथी एक थोड़े से गड्ढे वाले इलाके में था। शायद वो आराम कर रहा था और शायद लेट कर आराम कर रहा था क्योंकि उसके खाने की आवाजें नहीं आ रही थी। लेकिन अब जो पेट से होने वाली गुड़गुड़ाहट थी वो भी बंद हो गई थी। अब एंडरसन बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ते रहे, एक एक इंच आगे बढ़ रहे थे क्योंकि हाथी उनके नजदीक था, किसी भी वक्त उससे मुलाकात हो सकती थी। अब एंडरसन ने जमीन से थोड़ी धूल उठाई
और उसको ऐसे हवा में डाल के देखा, ये चेक करने के लिए कि हवा का डायरेक्शन क्या है। लेकिन वो मिट्टी सीधे नीचे गिरी। मतलब उस वक्त हवा यानी कि ब्रीज बह नहीं रही थी। अब करेला ऊपर से नीम चढ़ा, हाथी नजदीक है, हवा भी नहीं बह रही है, क्योंकि हवा में उल्टी डायरेक्शन से हाथी के पास पहुंचना आसान होता है। अब जब हवा बह ही नहीं रही है तो इस बात की पूरी संभावना थी कि हाथी एंडरसन की स्मेल सूंघ लेता। लेकिन मरता क्या ना करता। एंडरसन आगे बढ़ते रहे सावधानी के साथ। हर बांस के झुरमुट में झांक के देखते थे कि उसके पीछे कहीं हाथी तो नहीं है। कुछ गज ऐसे ही सावधानी के साथ चले, बांस के झुरमुट में झांकते हुए सामने एक बहुत बड़ी ग्रे कलर की चट्टान नजर आई। लेकिन ये चट्टान नहीं थी, ये था हाथी। हाथी जमीन में लेटा हुआ था और दुर्भाग्य ये कि उसका सर मेरी तरफ नहीं था, दूसरी तरफ था, क्योंकि हाथी के सर में गोली मारकर ही उसे मारा जा सकता है। अब एंडरसन ने सोचा उनके पास दो रास्ते हैं, या तो एक लंबा सा रास्ता लेके उल्टी तरफ जाऊं जहां हाथी का सर है और चेक करूं कि इसके दांत आपस में क्रॉस हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि तभी मालूम चलेगा कि ये वही हाथी है कि नहीं। और या फिर जहां खड़ा हूं वहीं खड़े रह के आवाज करूं और हाथी को उठाऊं। ये तो तय है कि अगर हाथी उठेगा तो उस तरफ सर घुमाएगा जिस तरफ से आवाज आई है, और उस कंडीशन में मैं चेक कर लूंगा कि इसके दांत आपस में क्रॉस्ड हैं कि नहीं। एंडरसन ने डिसाइड किया कि दूसरा वाला तरीका ही ठीक है, तो उन्होंने पैर से थोड़ी सी आवाज की, फिर एक सीटी बजाई। इनको लगा था हाथी उठ जाएगा, लेकिन हाथी ने कोई ध्यान नहीं दिया। शायद उसे लगा था कि यह सीटी की आवाज किसी बर्ड ने निकाली है। अब उन्होंने जीभ से टक की आवाज निकाली। इस आवाज ने असर कर दिया, क्योंकि यह आवाज अनोखी आवाज थी। हाथी ने अपना सर घुमाया, पैर हिलाए, वो खड़ा हो गया और सर घुमाया। ये बहुत बड़ा टस्कर था, करीब 10 फीट की ऊंचाई थी। सुबह की धूप की किरणें आ रही थी, उसमें उसके शानदार टस्क चमक रहे थे। लेकिन इसके टस्क आपस में क्रॉस नहीं थे, बाहर को निकले हुए थे। यानी इतनी देर से जिस हाथी का मैं पीछा कर रहा था वो हाथी नहीं था जिसकी मुझे तलाश थी। वो जबरदस्त टस्कर मुझे घूर घूर के देखता रहा अपनी छोटी छोटी आंखों से। वो सोच रहा था, ये कौन सा जंतु है जिसने मेरी नींद खराब कर दी। अब उस हाथी के दिमाग में जो चल रहा था वो उसकी हरकतों से मालूम चल रहा था। पहले तो उसे आश्चर्य हो रहा था कि ये क्या है, उसके बाद उसे गुस्सा आ रहा था, और उस गुस्से को दिखाने के लिए वो 2-3 कदम धमकी देने के अंदाज में बढ़ रहा था। अब मैंने एक जोरदार सीटी बजाई और इस सीटी से उसका साहस खत्म हो गया। वो डर गया, पीछे को मुड़ा, भागता गया, भागता गया, भागता ही गया। और जब वो भागता गया उसके भागने की आवाज इनको सुनाई देती रही। अब एंडरसन वापस उस इमली के पेड़ के पास आए जिसमें रंगा और फॉरेस्ट गार्ड को चढ़ा दिया था। एंडरसन को आते देख वो लोग नीचे उतर आए थे, और जो आवाजें उन्होंने सुनी थी उसे सुन के वो समझ चुके थे वो रोग एलिफेंट नहीं है जिसकी तलाश में केनेथ एंडरसन गए थे। अब हम तीनों लोग वापस जा रहे थे, बड़े दुखी थे। दुखी क्या थे, गुस्सा ही थे कि हमने इतना टाइम बर्बाद कर दिया जिसका कुछ फल नहीं मिला। अब जो तालाब के किनारे की बात थी वहां बहुत सारे पैरों के निशान थे, और इतने पैरों के निशान थे कि किसी भी हाथी के पैरों को ठीक से नापा नहीं जा सकता था, और अगर नाप भी लो तो यह नहीं मालूम किया जा सकता था कि वो गया किस तरफ है। अब उन निशानों पे जाके एंडरसन ने एक तरफ भेज दिया रंगा को, एक तरफ भेज दिया फॉरेस्ट गार्ड को, और एक निशान के पीछे चल पड़े खुद। यह तय हो गया था कि 15 मिनट के अंदर लौट के वापस तालाब के किनारे मिलना है। जिन पैरों के निशानों के पीछे केनेथ एंडरसन गए थे ये मालूम चल चुका था कि ये रोग एलिफेंट नहीं है। बहुत सारी काऊ एलिफेंट के पैरों के निशान थे, बच्चों के भी निशान थे, यानी कि ये एक हर्ड था। क्लियर हो गया था कि रोग एलिफेंट नहीं है। अपनी घड़ी देखी, 15 मिनट हो चुके थे। एंडरसन वापस तालाब की तरफ चल पड़े। फॉरेस्ट गार्ड भी वापस आ चुका था, लेकिन रंगा जिसके पास घड़ी नहीं थी अभी तक आया नहीं था। तो एंडरसन ने फॉरेस्ट गार्ड से कहा, चाय निकालो, चाय पिएंगे। चाय ली,
अपना पाइप सुलगाया और सुट्टा मारने लगे। अब रंगा जब वापस आया तो उसने बताया कि हाथी सेमी सर्किल बना के घूमता हुआ जा रहा है और जिस रास्ते से वो गुजरेगा वो करीब करीब फॉरेस्ट बंगलो के पीछे वाला रास्ता होगा। अब ये जो खबर थी इससे एंडरसन और उनके साथियों को उम्मीद जगी थी, क्योंकि फॉरेस्ट बंगलो के पीछे ही हाथी से मुलाकात होने वाली थी। अब जो रिपोर्ट रंगा लेके आया था उससे ये बात मालूम चल चुकी थी कि जो एंडरसन और उनकी टीम का शिकार है, यानी कि क्रॉस्ड टस्कर, वो एक ट्रैवलर है। एक जगह पर रुकना पसंद नहीं है उसे और बहुत ज्यादा भोजन करने में यकीन भी नहीं करता। रास्ते में चलते वक्त जो टहनियां और जो पत्ते मिल जाते हैं बस उन्हीं से अपना गुजारा करता है। अब उस हाथी का पीछा करते करते एंडरसन और उनकी टीम कई पहाड़ियां चढ़ते और उतरते गए और पहुंच गए तलवाड़ी स्ट्रीम के पास। अब पीछा करते करते करीब करीब 4 मील की दूरी इन लोगों ने तय कर ली थी और उसके बाद हाथी के पैरों के निशान से मालूम चला कि हाथी दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ चुका है और वो ठीक उसी तरफ जा रहा है जहां बहती है तलवाड़ी स्ट्रीम। अब उस जगह से जहां वो स्ट्रीम थी 15 मील की दूरी पर कावेरी नदी थी। केनेथ एंडरसन भांप चुके थे कि ये जो हाथी है इसने मन बना लिया है कि अब कुछ बड़ा करते हैं, यानी कि चलते हैं बड़ी नदी की तरफ। लेकिन अब हेंडरसन को चिंता भी होने लगी थी, क्योंकि अगर हाथी कावेरी नदी को पार करके उस तरफ वाले जंगल में चला जाता तो उसका पीछा करना बेकार था। और करीब करीब ऐसा जंगल है जिसके अंदर घुसना संभव नहीं है, बल्कि वहां पर है नीलगिरी और बिली रंगन के पहाड़, बहुत ही खतरनाक पहाड़ियां। अब ये लोग तेज चाल से हाथी के पीछे पीछे चलते रहे। हालांकि ये हवा का ध्यान रख रहे थे कि कहीं इनकी गंध हाथी को ना पहुंच जाए, लेकिन हाथी इनसे काफी आगे था, उसे शायद इनसे ज्यादा जल्दी थी। अब गर्मी बढ़ती जा रही थी, एंडरसन को चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी और उसके बाद जब नदी के किनारे पहुंचे कई जगह पर बहुत सारे बोल्डर्स थे। हाथी ने उन बोल्डर्स को अवॉइड करने के लिए एक थोड़ा सा डिटूर लिया था। वही काम किया एंडरसन और उनकी टीम ने भी। उसके बाद नदी में उतरे, कई जगह लताओं का सहारा लिया और जैसे तैसे चल रहे थे हाथी के पीछे पीछे। अब 15 मील की दूरी तय करने के बाद ये लोग करीब करीब उस जगह पर पहुंच गए जहां पर तलवाड़ी नदी मिलती है कावेरी नदी से। इस संगम के थोड़ा पहले एक रफ ट्रैक है जो कि उट्टाई मलाई गांव से बिली गुंडलू की तरफ जाता है। अब हाथी ने यहां से रास्ता बदल दिया था, अब वो बढ़ रहा था उट्टाई मलाई की तरफ। अब उस तरफ एक स्वयं था और उस स्वयं का नाम था करतई पालम और ये बायसन का अड्डा था। हालांकि साल के इस समय पर वहां पर पानी ज्यादा नहीं था, लेकिन घास बहुत बढ़िया थी। अब इनको ऐसे संकेत मिलने लगे कि उस हाथी ने चारा खाना शुरू कर दिया है। जगह जगह फ्रेश गोबर भी मिलने लगा था, जिससे ये मालूम चल रहा था कि इनका शिकार इनसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब एंडरसन, फॉरेस्ट गार्ड और रंगा कीचड़ में चल रहे थे। एंडरसन ने रंगा को थोड़ी दूर भेज दिया था, फॉरेस्ट गार्ड को भी थोड़ी दूर, ताकि पानी से जो छपाक छपाक की हल्की सी आवाज निकलती है वो ना निकले, क्योंकि जब 3 लोग एक साथ चलेंगे तो आवाज तो होगी ही। एंडरसन बहुत ज्यादा सावधान थे, क्योंकि बंदूक का कार्यभार उनके ही ऊपर था और उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना था कि कमर तक गहरे पानी में कहीं वो गिर ना जाए। ऐसा कई बार हुआ जब एंडरसन गिरते गिरते बचे। उन्हें अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा था और संभालना भी तो ऐसे संभालना कि आवाज नहीं होनी चाहिए। अब एंडरसन बीच बीच में आवाजें सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से बिना किसी चेतावनी के एक घास की स्विश की आवाज आई और देखा 20-25 गज की दूरी पर वो हाथी खड़ा है।
अब ये हाथी कीचड़ से सना हुआ था, बहुत बड़ा टस्क था। अब उसके दांत चमक रहे थे, लेकिन वो दांत एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे थे। अफसोस, ये भी वो रोग एलिफेंट नहीं था। अब किसी तरह से शू करके इस हाथी को एंडरसन ने भगा दिया और उसके बाद अपने साथियों से वापस मिले। एंडरसन का मूड खराब था और ये बात एंडरसन के साथी रंगा और फॉरेस्ट गार्ड अच्छी तरह से समझ रहे थे। शाम के 4 बजे से ज्यादा टाइम हो चुका था और अभी एंडरसन और उनकी टीम को 15 मील की दूरी तय करनी थी। उसके बाद 4 मील की दूरी फॉरेस्ट बंगलो तक पहुंचने के लिए, यानी कि 19 मील की दूरी तक जा रहा था। और मन में ख्याल यही आ रहा था, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। अब चाहते तो एंडरसन रास्ते में कैंपिंग कर सकते थे। जरूरी नहीं था कि 19 मील एक ही बार में पूरा किया जाए, लेकिन इसका मतलब था एक आधा दिन की और बर्बादी, क्योंकि अगले दिन आधे दिन के बाद ही ये पहुंचते फॉरेस्ट बंगलो। 4 दिन की छुट्टी लेके आए थे एंडरसन, 2 दिन जा चुके थे। अंदर से एंडरसन खींच रहे थे। उन्होंने कहा, चलो एक बार में ही चलेंगे फॉरेस्ट बंगलो। रंगा ने याद दिलाया कि हमारे पास कोई टॉर्च नहीं है, चंद्रमा भी नहीं होने वाला है, आज काली रात है और पूरी जर्नी अंधेरे में ही होने वाली है। रंगा ने यह भी बोला कि हमारा रास्ते में हाथियों से भी सामना हो सकता है। एंडरसन ने कहा, मुझे लगता नहीं। जिस तरह से ये वाला हाथी नदी के पास और स्वैम्प के पास आ गया है, बाकी हाथी भी उस इलाके में जहां हम जाने वाले हैं रहेंगे नहीं, क्योंकि वहां पर है गर्मी। अब ये वापसी की जर्नी बड़ी खतरनाक थी। जगह जगह पैर स्लिप कर रहे थे, कहीं मिट्टी में, कहीं चट्टानों में, कभी पैरों में लताएं उलझ जाती थी, लेकिन हाथियों की कोई आवाज सुनाई दी नहीं। जब तक ये फॉरेस्ट बंगलो में पहुंचे आधी रात हो चुकी थी। बुरी तरह से थके हुए थे, करीब करीब उतने ही आराम करना चाहते थे जैसे एक थका हुआ बच्चा आराम करना चाहता है। एक दिन में हमने 40 मील की दूरी तय की थी। विपरीत परिस्थितियों में हम लोग थके थे, भूखे थे, प्यासे थे। एंडरसन के पैरों में क्रैम्प आ चुका था, पैरों में छाले पड़े थे। फॉरेस्ट गार्ड ने अपनी एड़ी दिखाई। तलवाड़ी स्ट्रीम के पास उसके पैर में मोच आ गई थी और उसने माफी चाही कि आज मुझे छुट्टी दे दी जाए। केवल रंगा था जो पूरी तरह से फिट था। दलिया और अंडे खा के एंडरसन में और जान आ गई और रागी की बॉल और कॉफी के साथ रंगा पूरे दिन रहेगा चुस्त दुरुस्त, ऐसा था विश्वास केनेथ एंडरसन को। पूरी रात इन लोगों ने कोई आवाज सुनी नहीं थी क्योंकि बहुत ज्यादा थके थे, लेकिन फिर भी हाथियों का झुंड फॉरेस्ट बंगलो के पास वाले तालाब में आ गया था। उसकी आवाजें सुनाई दी थी। अब ये लोग फुटप्रिंट्स चेक करने गए तो 2 बड़े बुल एलिफेंट्स के फुटप्रिंट्स वहां पर थे। एक के निशान तो वही थे जिसे सबसे पहले एंडरसन ने सीटी बजा के डराया था। दूसरे जो पैरों के निशान थे, एंडरसन ने उसका पीछा किया नहीं था। और जो तीसरा बुल था, वो वाला बुल था जो कल स्वैम्प की तरफ गया था, जिसका पीछा करने में 19 मील चलना पड़ा था, वो भी एक तरफ। अब किसी तरह का कोई चांस लेने का इरादा केनेथ एंडरसन का था नहीं, तो उन्होंने अपनी वही पॉलिसी रखी जो पहले थी, यानी हर एलिफेंट का पीछा करो जिसको भी टारगेट पर लिया है, और तब तक पीछा करो जब तक कि वो मिल ना जाए। 9:30 बजे तक पीछा करते करते ये लोग पहुंच गए पहले बुल एलिफेंट तक। ये बुल एलिफेंट इसके पहले वाले दोनों बुल से थोड़ा छोटा था, लेकिन ये भी रोग नहीं था। अब जो आखिरी बुल के पैरों के निशान थे, उसका भी ये लोग पीछा करने लगे और दोपहर के 2:30 बजे तक उससे भी मुलाकात हो गई, लेकिन ये भी रोग नहीं था। ये वही हाथी निकला जो बांस के झुरमुट में लेटा हुआ मिला था और जिसे सीटी बजा के भगा दिया था केनेथ एंडरसन ने। अब यह तय हो चुका था कि जो रोग एलिफेंट है वो आसपास के इलाके में है नहीं। 4 दिन की छुट्टी लेके आए थे, 4 दिन चले गए, हाथ कुछ लगा नहीं। जहां से शुरू हुए थे वहीं पर अभी भी खड़े हैं। शाम के 5 बजे हुए थे। एक बहुत बड़ी डेगची में चाय बन रही थी
एंडरसन और उनके साथी बैठे हुए थे। तभी कुछ बैलगाड़ी वाले आए जो कि आ रहे थे एनचेट्टी से। वो 8 मील की दूरी से आए थे। रात्रि विश्राम करना चाहते थे रेस्ट हाउस के पास, क्योंकि वहां पर डर था उस दुष्ट हाथी का। अब जो गाड़ीवान थे उन्होंने बताया था कि जो एनचेट्टी जाने का रास्ता है करीब करीब बीच ही समझ लीजिए, जहां पर गोलामोती नदी सड़क को क्रॉस करती है, उसके पास में एक बहुत बड़े हाथी के पैरों के निशान मिले हैं। हाथी कभी सड़क के इस पार गया, कभी उस पार गया, बार बार गया, और इतना तय था सड़क के आसपास ही मंडरा रहा था। यानी कुछ ना कुछ खुराफात थी उसके दिमाग में। अब अपनी आखिरी उम्मीद पर भी केनेथ एंडरसन काम करना चाहते थे। जल्दी से डिनर लिया, उस घायल फॉरेस्ट गार्ड को भी गाड़ी में बिठाया। रंगा और एंडरसन अपनी कार में चल पड़े उस तरफ। जब तक उस जगह पर पहुंचे शाम के 7 बज चुके थे, और जैसा कि गाड़ी वालों ने बताया था बात सही थी। हाथी के पैरों के निशान थे, बड़े हाथी के निशान थे, और बार बार सड़क को क्रॉस कर रहे थे। अब इन लोगों ने टॉर्च मार के हाथी को ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि हाथी दिन की गर्मी में घूमना पसंद नहीं करते, और क्योंकि इतने पैरों के निशान थे इसका मतलब हाथी शाम को ही घूम रहा था। इस बात की भी संभावना थी कि एंडरसन की कार की आवाज हाथी ने सुन ली हो और उसके बाद झाड़ियों में गायब हो गया। एंडरसन ने अपनी स्टड बेकर कार का हुड नीचे कर दिया और अपनी सील्ड बीम टॉर्च रंगा के हाथ में दे दी और उसे बिठा दिया डिक्की की साइड। फॉरेस्ट गार्ड को आगे की सीट पर ही बिठाया, खुद हुड के बाहर देखते जा रहे थे। राइफल हाथ में थी, हाथ में स्टीयरिंग, पैर में एक्सीलेटर और ब्रेक। घना जंगल था, वहां पर मुथी के पेड़ भी थे, जामुन के पेड़ भी थे, बांस के झुरमुट भी थे, बड़े बड़े लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, और जब हवा चलती थी तो पेड़ जोरदार तरीके से हिलते थे। अब उस हाथी को मारने की संभावना ना के बराबर थी, क्योंकि अभी तक तो उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि ये पैरों के निशान रोग एलिफेंट के हैं या किसी दूसरे हाथी के। बस इन्हें इतना मालूम था कि ये पैरों के निशान उन 3 बड़े हाथियों के नहीं हैं जिनका कि ये पहले पीछा कर चुके हैं। अब हाथी वैसे 10 मील की दूरी तय कर लेता है 2 घंटे में, लेकिन अभी जो हवा चल रही थी वो हवा चारों दिशाओं की तरफ चल रही थी, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि हाथी हमारी गंध सूंघ लेता, और अगर वो नॉर्मल हाथी होता तो गंध सूंघ के कहीं और चला जाता। लेकिन एडवांटेज ये था कि अगर वो रोग है तो हमारी गंध से अट्रैक्ट हो जाएगा और हमारी तरफ आएगा, क्योंकि मारना पसंद करता है वो इंसान को। तो इन लोगों ने 8:30 बजे तक इंतजार किया, जब तक पूरी तरह से घुप अंधेरा ना हो जाए। उसके बाद ये लोग ध्यान से आवाजें सुन रहे थे। तभी एक लकड़ी का लट्ठा पलटने की आवाज दक्षिण पश्चिम दिशा से आई। यानी कि अब हाथी ने चलना शुरू कर दिया था। यह आवाज 400-500 गज की दूरी से आई थी, और उसके बाद फिर करीब 15-20 मिनट का सन्नाटा छा गया। अब एंडरसन को लगा कि अभी उसने जो टहनी तोड़ी है उसमें जितनी पत्तियां हैं उसे खाने में करीब करीब आधा घंटा लग जाएगा। अब हाथी जब सड़क पे आएगा तो उसे कार साफ नजर आ जाएगी, और अगर ये रोग एलिफेंट नहीं है तो फौरन भाग जाएगा। हालांकि ये बात बोलते वक्त एंडरसन ने हवा की दिशा पे गौर नहीं किया था। हवा जहां इनकी कार खड़ी थी उससे उस तरफ जा रही थी जहां हाथी के आने की संभावना थी। अब समय बीतता गया, हमें थोड़ी हलचल की आवाज सुनाई दी। कार से बहुत ज्यादा दूर नहीं थी, नदी की तरफ से आई थी। उसके बाद फिर हलचल हुई, कुछ झाड़ियों के टूटने की आवाज आई। अब हवा भी रुक गई थी। हवा भी देखना चाहती थी क्या घटनाक्रम होना चाहता है। हवा भी सुनना चाहती थी आवाजें, इसलिए हवा ने अपनी आवाजें बंद कर दी थी। अब कान फाड़ने वाली हाथी की चिंगाड़ की आवाज आई, साथ में बांस के झुरमुट की आवाज भी आई, जिसमें से होके हाथी हमारी तरफ दौड़ रहा था।
लेकिन रंगा डरा नहीं। उसने टॉर्च मारी हाथी के ऊपर। रंगा की टॉर्च और मेरी टॉर्च की रोशनी मिल गई। हाथी हमें साफ नजर आ रहा था। अब एक जबरदस्त साइज का टस्कर सामने खड़ा था। चमकीले दांत थे और उसके दांत आपस में क्रॉस हो रहे थे। 50 गज की दूरी से मेरे बंदूक की राइट बैरल की गोली उसके गले में धंस गई। वो चिल्लाया, गुस्से में था कि ये क्या हुआ। अब हाथी ने सोचा ये वो सौदा तो था नहीं जो मैं करने आया था। मजाक मजाक में ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। गोली की आवाज, दर्द, चकाचौंध, इससे हाथी परेशान हुआ, जंगल की तरफ घूमा। अब एंडरसन की दूसरी गोली उसकी कनपटी पे लगी। अब हाथी जंगल की तरफ भागा, अगले पैरों से लड़खड़ाया। उसने अपने आप को संभाला, फिर भागा। बंदूक को लोड करके एंडरसन उसके पीछे भागे। तीसरी गोली मारी, वो उसके शरीर में कहीं लगी। 15 मिनट तक हमें आवाजें आती रही झाड़ियों की। हाथी भाग रहा था, गिर रहा था, संभल रहा था, फिर भाग रहा था। अब एंडरसन और उनके साथी गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़े गिरहित्ती की तरफ। सुबह एक स्ट्रांग कॉफी के साथ रंगा ने एंडरसन को उठाया। सुबह के 6:30 बजे ये लोग गाड़ी से उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां इन्होंने हाथी पर गोली चलाई थी। बहुत बड़ा खून का फव्वारा था जो उसके गले के घाव से निकला था। अब झाड़ियों पे भी बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, जहां वो गिर जाता था झाड़ियों पे चिपचिपा खून पड़ा हुआ था। पत्तियां पूरी तरह से लाल थीं। बहुत सारे पेड़ के तनों का उसने सहारा लिया था जिन पर वो झुक के खड़ा हुआ था। वो अभी भी चिकने थे और खून से रंगे हुए थे। अब अगर आप हाथी को ठीक से गोली नहीं मारो तो फिर आपको यही देखना पड़ता है। मुझे उस हाथी पर बहुत दया आ रही थी। भले ही उसने इंसान मारे थे, लेकिन अब वो तकलीफ में था। 2 मील चलने के बाद हमें वो हाथी मिल गया। आधा झुका हुआ था, आधा लुढ़का हुआ था पेड़ पे। खून बहने से उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो हिल डुल पाए। जब मैं उस हाथी की तरफ बढ़ रहा था, उसने मुझे देख लिया था और वो जिंदा है, इस बात का सबूत थी उसकी आंखें, जो कि खून से भरी हुई थी, मुझे देख रही थी और मूव कर रही थी। 15 गज की दूरी पर खड़े होके मैंने उसको छुटकारा दिलाना चाहा इस दर्द भरी जिंदगी से। अब आखिरी सलाम के तौर पर वो हाथी सर से लेके पैर तक कांपना शुरू हो गया। अब उसने सूंड मोड़ी, कान आगे को किए और 2 कदम आगे बढ़ा अपने जिंदगी के आखिरी हमले के रूप में। 450 की गोली उसके माथे में धंस गई। हाथी कटे पेड़ की तरह वहीं गिर गया। भले ही वो हत्यारा था, लेकिन क्रॉस टस्कर ऑफ गैरीहट्टी एक अच्छा फाइटर था। उसने एक अच्छी फाइट दी थी, मरते मरते भी हमला करने की कोशिश की थी। अभी मेरी बंदूक की बैरल से धुआं निकल रहा था। हाथी सामने मरा पड़ा था और मुझे अफसोस था कि मुझे इस हाथी को मारना पड़ा। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई ये कहानी। हमारी अगली कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।